हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर लेके आए हैं जो कंटिन्यू सेशन चल रहा है, उसी का एनालिसिस करवा रहे हैं। अगर हम आज पेपर का बात करेंगे तो आज का जो पेपर है वो 4/3/2021 का है। 4/3/2021 का आज का पेपर है और इसका एनालिसिस करेंगे जो एनटीपीसी में प्रीवियस पेपर 2021 में पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी का तो आपको पता है कि एनटीपीसी में अगर पीटी का बात करिएगा तो पीटी में आपको 40 नंबर जीए देखने को मिलेगा और 30 नंबर रीजनिंग देखने को मिलेगा और 30 नंबर मिलेगा मैथ देखने को। लेकिन यही अगर मेंस में बात करिएगा तो मेंस में 10 नंबर बढ़ जाता है और 50 हो जाता है, ये भी 5 बढ़ जाता है 35 हो जाता है और ये भी 5 बढ़ जाता है तो 35 हो जाता है। लेकिन आपको हम बताते हैं कि यहाँ जो जीए का पोर्शन है जेरा में 7 से 8 से प्लस ही जाता है, एक करेंट अफेयर्स रहता है इसमें। तो करेंट अफेयर काफ़ी सेशन हम ला रहे हैं मॉर्निंग में, जो मंथली देखिएगा। जनवरी और फरवरी और मार्च का लगभग ख़त्म हो गया है और अगले सेशन जो आएगा उसमें मई का रहेगा। अगर इसी में अगर बात करते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि जो भी वीक में मंथली चलता है उसका 50 क्वेश्चन संडे को लाया जाता है मिक्सिंग करके, ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। ऑब्जेक्टिव रहता है 50 क्वेश्चन, तो उसको भी देखिएगा। अगर आप फर्स्ट बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीक़ा से कंटिन्यू रेलवे का हर एक पेपर का ओरिजिनल पेपर एनालिसिस कराया जाएगा, चाहे वो एनटीपीसी को कंटिन्यू चल रहा है, ग्रुप डी हो या एलपी हो या जेई हो। अगर बात करते हैं साथ में अगर एसएससी का भी कोई अगर तैयारी करते हैं कैंडिडेट तो एसएससी के लिए भी ओरिजिनल पेपर इस पर चलाया जा रहा है। एसएससी का अगर बात करेंगे तो एसएससी में एमटीएस भी चल रहा है, एमटीएस के साथ सीजीएल भी चला है और सीजीएल के साथ में सीएचएसएल भी चलेगा। लेकिन वर्तमान में एमटीएस का पेपर आने वाला है, इसलिए अभी वर्तमान में एमटीएस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जो कैंडिडेट एसएससी का भी करते हैं वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सीजीएल का, तो सीजीएल का तो पेपर लगभग हो ही गया है, तो सीजीएल का अभी रोका हुआ है और एमटीएस कंटिन्यू जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न पर देखते हैं कि सेट में पहला प्रश्न क्या दिया गया है। इस प्रश्न में देखिएगा, पहला प्रश्न दिया गया है जो 4 नंबर का है। बोला है कि कौन सा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। कौन सा क्षेत्र है जो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो आपको हम बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी का जो योगदान देता है वो देता है तृतीय क्षेत्र। कौन सा देता है? तो तृतीय क्षेत्र देता है। अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था का बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था मुख्य क्षेत्र से 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? तो 3 प्रकार में बांटा गया। एक बांटा गया प्राथमिक क्षेत्र, एक हुआ प्राथमिक क्षेत्र और एक हुआ है द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र। अगर बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है कृषि हो गया, वानिकी हो गया। अगर प्राथमिक क्षेत्र का बात करिएगा तो ये आता है जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया। इसी तरीक़े से अगर बात करिएगा तो खनन हो गया और इसी में बात करिएगा जो भी धरती से कच्चे माल निकलता है, कच्चे माल निकलता है वो जाता है प्राथमिक श्रेणी में। लेकिन अगर द्वितीय श्रेणी का बात करते हैं तो जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, ये द्वितीय श्रेणी में जाता है। फिर विद्युत उपकरण हो गया, विद्युत उपकरण का अगर बात करिएगा तो विद्युत उपकरण में जाएगा द्वितीय में। अगर इसी में बात करेंगे तो रसायन हो गया, ऊर्जा हो गया और गन्ने का उद्योग हो गया, द्वितीय में जाता है। अगर हम बताते हैं तो औद्योगिक जितना भी जाएगा औद्योगिक वो सब जाएगा द्वितीय में, तो औद्योगिक भी जाएगा किस में? द्वितीय में। अगर औद्योगिक का बात करिएगा तो औद्योगिक भी जाता है किस में? तो औद्योगिक जाता है किस में? तो द्वितीय में। लेकिन तृतीय श्रेणी का अगर बात करिएगा तो तृतीय श्रेणी में आता है जिसे तृतीय श्रेणी में व्यवसाय को सेवा देना, व्यवसाय को सेवा प्रदान करना, उसी तरीक़े से उपभोक्ता को सेवा प्रदान करना, खुदरा बिक्री, परिवहन, रेस्तरे या सेवा उपयोग या आश्रम, ये सब होता है किस में? तो तृतीय श्रेणी में होता है। तो सेवा में सबसे ज़्यादा अगर बात करिएगा तो सेवा में ही जाता है और 80% इसमें जाता है, 80% सेवा क्षेत्र में। इसीलिए आपसे प्रश्न में पूछा भी गया है कि कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। तो तृतीय क्षेत्र देता है जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जिसमें सेवा क्षेत्र में खुदरा आएगा, बिक्री आएगा, व्यवसाय को सेवा प्रदान करना, या उसी तरीक़ा से अगर हम आश्रम का बात करेंगे या यह क्षेत्र है जो
आम जनता को और व्यवसायों को भी सेवा प्रदान करता है, वो तृतीय क्षेत्र होगा। आपसे सिंपल पूछेगा कि बताइए कि जीडीपी का सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र, अगर तृतीय क्षेत्र नहीं दिया तो सेवा क्षेत्र मारिएगा। क्या मारना है? तो सेवा क्षेत्र मारना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में बोला गया है, अगर इसमें बात करते हैं कि सूर्य चक्कर लगाने में, अगले प्रश्न में बोला गया है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में क्या क्या कहा जाता है। जैसे मानते हैं कि सूर्य है, तो इस सन है, और इस सन के चारों ओर छोटे छोटे टुकड़े जो लगाता है चक्कर, सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ा को क्या कहा जाता है? उसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उल्का पिंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ कन्फ्यूज ये होइएगा, लेकिन उल्का पिंड पर ना जाके आप क्षुद्र ग्रहण मार के चलाइएगा, क्योंकि क्षुद्र ग्रह भी एक काम होता है जो छोटे छोटे कण में रहता है, लेकिन ये रहता है मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है। अगर हम बात करते हैं कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब सूर्य का ही बात कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम बोलते हैं उल्का पिंड। लेकिन आपको हम बताते हैं कि सन में, जिसे कि मानते हैं कि यहाँ सूर्य है, यहाँ अगर हम मानते हैं कि सूर्य है, तो सूर्य के बगल में होता है बुध, ये हो गया बुध। अगर हम बात करेंगे बुध के बाद आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी के बाद आता है मंगल, और मंगल के बाद जस्टे आता है कौन? तो बृहस्पति। मंगल के बाद आता है कौन सा? तो बृहस्पति। क्या आता है? तो बृहस्पति आता है, और बृहस्पति के बाद हो गया यूरेनस, बृहस्पति के बाद हो गया यूरेनस, और यूरेनस के बाद हो गया नेपच्यून, यूरेनस के बाद क्या हो गया? तो नेपच्यून हो गया, यूरेनस के बाद नेपच्यून हो गया। अगर हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड जो पाया जाता है वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। जैसे मानते हैं ये लेयर अगर बनाएंगे, तो ये जो लेयर हम बना रहे हैं ना, यहाँ जो पाया जाता है वो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। जैसे ई हो गया क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए क्षुद्र ग्रह किनके बीच में होता है? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है, जिसको हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन के सहयोग आंदोलन के चलाने के लिए राजी कर लिया था? प्रश्न में बोला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिए थे? हम आपको बताते हैं कि जो असहयोग खिलाफत आंदोलन जो चला था, वो खिलाफत जो आंदोलन चला था 1919 में। कब चला था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन चला था। लेकिन अगर बात करते हैं खिलाफत आंदोलन में जब चल रहा था, तो खिलाफत आंदोलन का भी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी, और खिलाफत आंदोलन में जितने भी मेंबर थे, जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उनको भी वो मना लिए थे किसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? तो असहयोग आंदोलन में। और इसीलिए यहाँ के लोगों को लेके चला है कहाँ? तो असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ है। अब बताते हैं कि 1920 जो 1919 चल रहा था, बोला है कि 7 स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो इस जो सम्मेलन चला था, एक असहयोग आंदोलन, वो चला था कहाँ? तो कोलकाता में चला था। कहाँ चला था? तो कोलकाता में चला था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। किसने राजी कर लिया था? तो कोलकाता अधिवेशन में राजी कर लिया था। आपको हम बताते हैं कि यहाँ जो चला था वो खिलाफत आंदोलन का अगर बात करेगा तो वो चला था, स्टार्ट हुआ था 1919 में। लेकिन यहाँ भी सपोर्ट किए थे महात्मा गांधी जी। इसी के कारण महात्मा गांधी के यहाँ के लोग के द्वारा भी असहयोग आंदोलन में सहयोग मिला, और असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। लेकिन असहयोग आंदोलन जब चलते चलते जब आया 5 फरवरी 1922 को हो गया चौरी चौरा कांड हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया। और चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था।
22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्या किया गया था? तो बंद कर दिया गया। किसके कारण? तो चौरी चौरा कांड के कारण। 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, जिसके कारण उसी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इसको स्थगित कर दिए। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 में। 1924 में कहाँ किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन किए थे। बेलगांव में कहाँ किए थे? तो बेलगांव किए थे। अगर महात्मा गांधी का अगर बात करिएगा, महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे? तो साउथ अफ्रीका गए थे। फिर महात्मा गांधी का अगर बात करिएगा तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका चलाए थे। फिर हिंद स्वराज भी पत्रिका चलाए थे, फिर इंडियन बोलता है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस के भी स्थापना किए थे, नेटाल इंडियन कांग्रेस का भी स्थापना किए थे। फिर साउथ अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म का भी स्थापना किए थे। अगर बात करते हैं महात्मा गांधी लौटे थे कब भारत? तो 9 अगस्त 1 सेकंड। महात्मा गांधी लौटे थे साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थल कृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं को अध्ययन के लिए समर्पित करता है। बोलता है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थल कृतियों और उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित करता है? तो करता है भू आकृति विज्ञान। कौन करता है? तो भू आकृति विज्ञान करता है। बोला है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थल कृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित करता है? तो भू आकृति विज्ञान करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताते हैं स्वतंत्रता हो या समानता हो या बंधुत्व हो, वो फ्रांस के संविधान से लिया गया था। किससे? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया था। अगर हम आयरलैंड का बात करते हैं तो आयरलैंड लिया गया था DPSP, जिसको नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, वो DPSP लिया गया था आयरलैंड से। अगर DPSP का बात करिएगा तो भाग के में है, तो भाग है 4 में, आर्टिकल कितना है? तो 36 से 51 तक है। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को में लिया गया था मौलिक अधिकार, लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार। उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया था कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया था। फिर हम बात करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया था? महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया था। फिर कानून के समान संरक्षण भी अमेरिका से लिया गया था। कानून के समान संरक्षण लिया गया था कहाँ से? कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था। अगर हम ब्रिटेन का बात करते हैं तो ब्रिटेन का देखिएगा, ब्रिटेन में जो लिया गया था संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया था? संसदीय प्रणाली बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया था। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति का पद, बोलेगा कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था? तो राष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से ही लिया गया था। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो विधि के समक्ष समानता लिया गया था कहाँ से? तो ब्रिटेन से ही लिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस से लिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला है, इस प्रश्न में बोला है कि बताइए कि एयर इंडिया के लोगो में इनमें से क्या शामिल है? जो एयर इंडिया के लोगो में क्या शामिल है? तो एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है।
बोला है कि एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है। तो एयर इंडिया की बात करिएगा तो एयर इंडिया के लोगों में शामिल है उड़ता हुआ हंस, जिसका अंदर कोणार्क चक्र है। कोणार्क का बात करेगा तो कोणार्क पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में भी लिंगराज मंदिर पड़ता है, लिंगराज मंदिर पड़ता है। उड़ीसा में सिमली पार पड़ता है, सिमली पाल पड़ता है। उड़ीसा में अगर बात करिएगा तो पारादीप पड़ता है, पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह पड़ता है। कहाँ? तो उड़ीसा में ही पड़ता है। तो एयर इंडिया के लोगों में क्या पड़ता है? तो एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में कहा है कि बताइए कि कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है। अलौह धात्विक खनिज का अगर बात करते हैं तो आभरक है जो अलौह धात्विक खनिज नहीं है। अगर हम आभरक का बात करते हैं तो ये होता है जो ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है। लेकिन विद्युत का अगर बात करेगा तो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए देखिएगा आयरन का जो नीचे प्लेट में लगा हुआ रहता है वो आभरक का ही स्तर लगा लेप किया हुआ रहता है। अगर तांबा का प्रयोग करिएगा तो तांबा को तड़ित चालक में उपयोग करते हैं, तड़ित चालक में उपयोग करते हैं, तड़ित चालक में उपयोग करते हैं किसका? तांबा का। अगर लेड का बात करिएगा तो जो फ्यूज बनाते हैं, फ्यूज में पीबी प्लस एसएन का उपयोग करते हैं, पीबी प्लस एसएन का उपयोग करते हैं। फ्यूज में किसका उपयोग करते हैं? तो पीबी प्लस एसएन का उपयोग करते हैं। तड़ित चालक में किसका उपयोग करते हैं? तो कार्बन का उपयोग करते हैं, तड़ित चालक में कार्बन का उपयोग करते हैं। अगर बॉक्साइट का बात करिएगा तो बॉक्साइट का है जो एल्युमिनियम का यस्क है, चाहे तो बॉक्साइट बोल दे, बॉक्साइट के बाद हेमेटाइट बोल दे, हेमेटाइट बोल दे, हेमेटाइट बोल दे, या हेमेटाइट के बाद मैग्नेटाइट बोल दे, मैग्नेटाइट बोल दे, या मैग्नेटाइट के बाद सीडेराइट बोल दे, सीडेराइट बोल दे, सीडेराइट बोल दे। और सीडेराइट के बाद अगर बोल सीडेराइट हो गया। और बात करते हैं हेमेटाइट, हेमेटाइट का देखिएगा तो हेमेटाइट का दूसरा नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। इसी का दूसरा नाम अगर पूछेगा तो फेरिक ऑक्साइड इसका दूसरा नाम है। और फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है FeO3 होता है, Fe2O3 होता है। तो ये किसका हो गया? तो एल्युमिनियम का। इस सारा एयस्क जो लिखे हैं उस सारा एयस्क किसका है? तो एल्युमिनियम का है। लेड का बता दिए कि पीबी प्लस एसएन का उपयोग करते हैं, पीबी प्लस एसएन किस में? तो फ्यूज में। तड़ित चालक में प्रयोग करते हैं तांबा का। और आभरक का प्रयोग करते हैं किसमें? तो अलौह धात्विक खनिज है, अलौह धात्विक खनिज है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो समुद्री ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा नहीं है, ये है जो सूर्य का है। किसका है? तो सूर्य का स्रोत है। महासागरीय तापीय ऊर्जा सूर्य किसका है? तो समुद्री ऊर्जा का स्रोत है। तरंग ऊर्जा भी निकलता है तो समुद्री ऊर्जा का। और ज्वारीय किसका है? तो समुद्री ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन सौर ऊर्जा है जो समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सौर ऊर्जा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगले प्रश्न, इस प्रश्न में देखिएगा आपसे प्रश्न में पूछा गया है, बोला गया है कि जीने के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अगर हम आपको बताते हैं कि जीने का अधिकार का, तो अगर जीने का अधिकार जो दिया गया है वो दिया गया आर्टिकल नंबर 21 में। किस में दिया गया? तो आर्टिकल नंबर 21 में। इसी आर्टिकल में बोला है प्राण एवं देहिका, प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता। और इसी आर्टिकल में निजता का अधिकार भी है, निजता का अधिकार भी किस में है? तो अनुच्छेद 21 में है। बोला है कि जीने के अधिकार मतलब राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस में दिया है? तो 21 में दिया है। आपको हम बताते हैं कि आपातकाल के दौरान भी 20 और 21 भंग नहीं होता है, 20 और 21 भंग नहीं होता है। आपसे प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए कौन ऐसा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होता है? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है जो आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं इसी में ऑप्शन में देखिएगा 15 जो दिया है वो दिया है जाति धर्म लिंग से, जाति धर्म और लिंग से दिया है। 16 का दिया है तो ये दिया है समान संरक्षण के लिए देता है, जो मतलब कि जो आरक्षण का बात करता है तो आरक्षण का जिक्र इसमें किया गया है, आरक्षण का जिक्र किया गया है। 21 बताती है। 14 है जो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष
समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता किस में हो गया था? 14 में। विधि के समक्ष समानता लिया गया था कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया था, ब्रिटेन। इसी में एक और चर्चा है, विधि के समक्ष समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। इसी में चर्चा है कानून के समान संरक्षण। आप कहिएगा ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था अमेरिका से। कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया था। तो 15 हो गया जाति धर्म लिंग, 16 हो गया आरक्षण का, 21 हो गया जाति क्या बोलते हैं 21 हो गया जो प्राण एवं देहिका का जो राइट टू लाइफ हो गया, और 14 हो गया विधि के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर इसी प्रश्न में पूछ लिया जाता है, एक सेकंड, इसमें पूछा जाएगा कि ये बताइए समता या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये पड़ता है 14 से 18 तक। अगर स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 19 से 22 तक पड़ता है। फिर पूछेगा शोषण के विरुद्ध का अधिकार पूछेगा तो 23 से 24 हो गया। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा तो ये हो जाएगा 25 से 28। और अगर पूछेगा कि अल्पसंख्यक के बारे में कि अल्पसंख्यक किस में है, तो ये 29 से 30 पड़ता है। और एक पूछेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो पूछेगा 32 होता है। लेकिन ये बताइए, ये होता है 6। मौलिक अधिकार का अगर बात करिएगा तो पहले था 7, लेकिन अब कितना है? तो 6 है। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसे हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में कहा है कि ये बताइए, इस प्रश्न में बोला है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 20 से 22 तक चलाया गया था। आपको हम बताते हैं कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये बताइए 5 फरवरी 1922 को हो गया चौरी चौरा कांड हो गया, और इसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया, जिस कारण ये 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया गया? तो स्थगित कर दिया। तो पूछा महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब चलाया गया? तो 1920 से 22 तक चलाया गया था। 20 से 22 तक चलाया गया था। अगर इसी में अगर बात करिएगा तो फिर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ है, जिसमें गोली चलाने का जो आदेश दिया था, गोली चलाने का जो आदेश दिया था, वो गोली चलाने का आदेश दिया था आर डायर ने। किसने? तो आर डायर ने। लेकिन बताते हैं पंजाब का उस समय गवर्नर कौन था? तो पंजाब का गवर्नर था ओ डायर था। और ओ डायर को उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाके गोली मारा था। कब? तो 1940 में ब्रिटेन में गोली मारा था। कौन? तो ओ डायर को उधम सिंह ने मारा था। और आर डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 से 22 तक चला था। कौन सा? तो असहयोग आंदोलन चला। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि ये बताइए कि कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो ये बताइए कि इग्नू है जो शिक्षा से संबंधित है, ये बताइए एनसीईआरटी है जो शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन हो गया शिक्षा से संबंधित है, लेकिन ऑनलाइन एसबीआई है जो शिक्षा से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो एसबीआई है जो शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है प्रांतीय स्वायत्तता का भारत सरकार अधिनियम किसके तहत वर्णित किया गया था? तो आपको बताते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा वर्णित किया गया था। कब किया गया था? तो 1935 द्वारा भारतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। अगर हम बताते हैं आपको कि एक आया था अधिनियम जो आया था 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, 1919 का भारतीय शासन अधिनियम आया था। भारतीय शासन
शासन अधिनियम आया था, भारतीय शासन अधिनियम आया था। इसी अधिनियम को हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन भी कहते हैं, अधिनियम भी कहते हैं। इसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, महिलाओं को वोट डालने की अधिकार मिला, राज्य में द्वैध शासन लाया गया, राज्यों में द्वैध शासन लाया गया। अगर पूछेगा कि राज्यों में द्वैध शासन कब लाया गया था, तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन लाया गया। बोलेगा बताइए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड किसको कहते हैं? तो 1919 के अधिनियम को ही कहते हैं। और इसी अधिनियम में महिला को वोट डालने का अधिकार मिला, लेकिन इसी के बाद एक अधिनियम आया था 1935 में। कब आया था? तो 1935 में एक अधिनियम आया था, और उस अधिनियम में राज्यों को स्वायत्तता दिया गया और राज्य को द्वैध शासन समाप्त किया गया। जो राज्य में 1919 में द्वैध शासन लगा था, वो द्वैध शासन को समाप्त किया गया, द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। केंद्र में कहाँ? तो केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। क्या हम बोले कि ये बताइए कि द्वैध शासन आया था 1919 में, राज्यों में द्वैध शासन लगा था किसमें? 1919 में, लेकिन फिर आया 1935 के अधिनियम में, जिसमें केंद्र में लगा दिया और राज्य वाला समाप्त कर दिया। तो द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया, राज्य में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया। अगर हम बात करते हैं प्रांतीय चुनाव की, इसी में हुआ था। प्रांतीय चुनाव भी बोलेगा कि प्रांतीय चुनाव किस में हुआ था, तो प्रांतीय चुनाव भी इसी में हुआ था। किसमें? कौन सा अधिनियम में? तो 1935 के अधिनियम में प्रांतीय चुनाव हुआ था। फिर संविधान में 80%, अगर हम संविधान का बात करते हैं तो संविधान में 80% यहीं से लिया गया है, 80% यहीं से लिया गया है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि मूल ढांचा जब संविधान को बन रहा था तो 80% कहाँ से लिया गया था, अधिकांश भाग कहाँ से उठाया गया था? तो 1935 के अधिनियम से ही उठाया गया था। फिर आपसे प्रश्न में बोलेगा कि राज्यों में द्वैध शासन कौन सा अधिनियम से आया था, तो चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोल सकते हैं या 1919 के अधिनियम भी बोल सकते हैं। अगर बोलेगा कि बताइए राज्यों का द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन कब लगाया गया, तो अधिनियम आया था 1935 का अधिनियम में, जो केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। वोट डालने का अधिनियम किस में पारित हुआ? महिलाओं को वोट डालने का अधिनियम किस में? तो 1919 के अधिनियम में ऐलान किया गया कि महिलाओं वोट दे सकती है। तो महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार मिला किस में? तो 1919 के अधिनियम में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि कौन सी जीवधारियों का वर्गीकरण की मूल इकाई है। बोला है कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण का मूल इकाई है, तो जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई होता है जाति। जीवधारियों का वर्गीकरण की मूल इकाई का अगर पूछेगा तो जाति होता है। कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो वर्गीकरण की मूल इकाई होता है जाति। अगर हम वर्गीकरण का बात करिएगा तो वर्गीकरण का जनक कहा जाता है किसको, तो ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। और ये दो प्रकार का दिया था, द्विव प्रणाली कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने दिया था द्विव जगत प्रणाली दिया था, जिसमें पहला दिया था वंशपति दिया था, और अगर दूसरा का बात करेगा तो दूसरा दिया था प्राणी, और इसको हम कहते हैं द्विव जगत प्रणाली। क्या कहते हैं? तो द्विव जगत प्रणाली कहते हैं। तो आपसे पूछेगा द्विव जगत प्रणाली किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। एक वंशपति और दूसरा प्राणी दिया था। अगर हम बात करते हैं वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, व्हिटेकर। कौन आया था? तो R.H. व्हिटेकर आया था। R.H. व्हिटेकर आया, और R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दिया, 5 जगत प्रणाली दिया। और 5 जगत प्रणाली में अगर पहला बात करेंगे तो पहला था मोनेरा। क्या था? तो मोनेरा था। अगर दूसरा का बात करिएगा तो दूसरा था प्रोटिस्टा। अगर तीसरा का बात करिएगा तो तीसरा था कवक,
अगर चौथा का बात करेगा तो चौथा में दिया था वनस्पति, वनस्पति। और पाँचवा का बात करेगा तो पाँचवा दिया था प्राणी। पाँचवा दिया था क्या चीज? प्राणी। तो ये बताइए 5 जगत प्रणाली RH विटेकर ने दिया, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और वनस्पति और प्राणी। लेकिन द्विव जगत प्रणाली बोलेगा तो द्विव जगत प्रणाली कार्ल लिनियस क्या बोलते हैं, कैरोलस लिनियस ने दिया था, और वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। अगले प्रश्न में देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बताइए जीवधारियों का वर्गीकरण की मूल इकाई, जो जीवधारी होता है ना, उसका मूल इकाई होता है जाति। क्या होता है? तो मूल इकाई होता है क्या चीज? तो जाति होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विकास बैंक का सम्मान इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? बोला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट को सम्मान इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है। किसका? तो वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को समानता इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन, क्योंकि इसका स्थापना जो हुआ था वो स्थापना हुआ था 1944 में। 1944 में ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में हुआ था, ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक का कितने अध्यक्ष सदस्य हैं, तो इसमें 189 सदस्य हैं, और इसका बात करेगा तो इसमें 190 है, जिसमें लास्ट में जुटा है कौन? तो साउथ सूडान जुटा है, साउथ सूडान जुटा है। अगर बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि उस समय जो भारतीय गवर्नर कौन था, तो CD देशमुख था। भारतीय गवर्नर पूछेगा तो CD देशमुख। भारतीय गवर्नर अगर पूछेगा कि बताइए इंडिया के भारतीय गवर्नर कौन था, तो CD देशमुख था, CD देशमुख था। अगर बोलेगा कि गवर्नर कौन था, पहले गवर्नर कौन था, तो था O स्मिथ। कौन था? O स्वर्ण स्मिथ था, O स्वर्ण स्मिथ। इसी का अगर बात करेगा भारतीय रिजर्व बैंक का, तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, वो हुआ था 1949 में। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। गवर्नर कौन था? तो O स्वर्ण स्मिथ था। और पूछेगा भारतीय गवर्नर कौन था, तो CD देशमुख था। कब गठन हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को गठन हुआ, 1935 को। अगर हम SBI का बात करेंगे, SBI का, तो SBI का हम बताते हैं आपको कि भारतीय जो SBI है, भारतीय स्टेट बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक जो पहले था वो पहले 3 बैंकों से मर्ज होके, ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बे मर्ज होके बना था कौन? तो इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक बना कब? तो इंपीरियल बैंक बना था 1921 में, इंपीरियल बैंक बना, इंपीरियल बैंक बना। और यही इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में, और 1955 में राष्ट्रीयकरण करके यही इंपीरियल बैंक को बना दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया 1955 में। इस बैंक का, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, विश्व बैंक होगा। अगले प्रश्न पर देखिए, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP से अवमूल्यन को घटाने पर, क्या बोला है कि GNP से अवमूल्यन, डिफ्रेक्शन जो होता है, अवमूल्यन को घटाने पर, आपको क्या प्राप्त होगा? तो बोला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो NNP होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो ये होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर GDP का बात करिएगा कि GDP क्या होता है, तो जो GDP होता है जो सभी अंतिम वस्तुओं को और सेवाओं पर किया गया कुल खर्च बताता है, जो मतलब अंतिम वस्तुओं पर और सेवाओं पर किया गया कुल खर्च को बताता है, उसी को हम कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो
कौन सा, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। जब जीएनपी को डी मतलब डिफ्रैक्शन हटावेंगे तो क्या आवेगा, एनएनपी आवेगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। बोला भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगर इनकी बुक का बात करिएगा तो बुक लिखे थे विंग्स ऑफ फायर, भी यही लिखे थे, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर लिखे थे, विंग्स ऑफ फायर लिखे थे। इग्नाइटेड माइंड्स भी यही लिखे थे, इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स भी लिखे थे, इग्नाइटेड माइंड्स हो गया, इन्हीं का था। फिर अगर बात करते हैं कि इनका और एक था अग्नि का उड़ान, एक अंतिम था जो अग्नि का उड़ान भी इन्हीं का था। अगर बात करिएगा कि राष्ट्रपति बने थे कब, तो 2002 में बने थे। तो हम क्या बताएं कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को। इनका बुक था कौन सा, तो विंग्स ऑफ फायर था। दूसरा इग्नाइटेड मैन था या इग्नाइटेड माइंड था। फिर अग्नि का उड़ान था और 2002 में प्रेसिडेंट बने थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर इसी में बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता है कि ये कार्य जो किए हैं 1950 से 1952 तक 1962 तक किए थे। इनको अगर भारत रत्न का बात करिएगा तो भारत जो रत्न मिला था वो 1962 में भारत रत्न मिला था, 1962 में भारत रत्न मिला था। अगर इसी में अगर बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, तो जब चंपारण सत्याग्रह 1917 के लिए महात्मा गांधी पहुंचे थे, तो महात्मा गांधी के साथ गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण जिसको जेपी कहते हैं, जो एपीजे अनुग्रह नारायण गए थे, और साथ में गए थे जेपी कृपलानी। कौन गए थे, जेपी कृपलानी। अगर 1917 में चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति के लिए बुलाए थे कौन, तो बुलाए थे राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला कहाँ महात्मा गांधी को बोले थे, तो बोले थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया कि भारत के राष्ट्रपति, रिपीट कर गया। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, इसमें बोला गया है कि शब्द मानसून शब्द मौसमी के लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कौन सा, तो अरबी। बोला कि शब्द है जो मानसून को अरबी शब्द मौसम से लिया गया। अरबी शब्द किसे लिया गया है, तो मौसम से लिया गया है। किसे, तो अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। जिसका अर्थ होता है क्या चीज़, मौसम। तो अरबी शब्द होता है मौसिम, जिसका अर्थ होता है क्या चीज़, मौसम, और ये अरबी शब्द से लिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था। अगर राजस्व मंत्री का बात करेगा कि सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन था, तो वो था टोडरमल। कौन था, तो टोडरमल था जो सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। अगर अकबर का बात करिएगा तो अकबर का जो कार्यकाल चला था वो 1556 से 1605 के बीच में चला था। इसके बीच में बहुत ऐसा कार्य किए, जैसे इबादत खाने की भी स्थापना किए थे। इबादत खाने की स्थापना किए थे 1575 में, इबादत खाने का। उसी तरह से मजहर की घोषणा भी किए थे, मजहर की घोषणा भी किए थे। तो मजहर की घोषणा कब किए थे, तो मजहर की घोषणा किए थे 1579 में। अगर हम बात करते दीन ए इलाही लाए थे 1582 में। 1582 में दीन ए इलाही लाए। फिर तीर्थ यात्रा को भी लाए थे, तीर्थ यात्रा को समाप्त किए। तीर्थ यात्रा को क्या कर दिए थे, तो समाप्त किए थे। तीर्थ यात्रा को समाप्त कब किए थे, तो तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिए 1563 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा को समाप्त किए थे। एक और किए थे, जजिया कर को समाप्त किए थे। जजिया कर को समाप्त 1564 में। जजिया कर को समाप्त किए थे। कर को समाप्त किए थे कब, तो 1564 में। 1564
1564 में जजिया कर को समाप्त किए थे। हम आपको बताते हैं कि जो लाया था अकबर, अगर सम्राट अकबर का बात करिएगा तो सम्राट अकबर ने इबादत खान की स्थापना 1575 में किए, मजहर की घोषणा 1579 में किए, दीन ए इलाही को 1582 में किए और तीर्थ यात्रा का समाप्त 1563 में और जजिया कर को समाप्त किए थे 1564 में। जजिया कर 1564, इबादत खाना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन ए इलाही किए थे 1582 में और तीर्थ यात्रा का बात करेगा तो 1563 में आए थे। तीर्थ यात्रा 1563 में समाप्त किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सम्राट अकबर का शासन का राजस्व मंत्री कौन था, तो राजा टोडरमल था। कौन था, तो राजा टोडरमल था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि बताइए इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बताते हैं कि मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 से दिया हुआ मौलिक अधिकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला है संभाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल नंबर 19 के फर्स्ट में दिया है, वो दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी राइट आंसर है। समता या समानता का अधिकार बात करिएगा तो 14 से 18 तक जो आपको मिलेगा वो मौलिक अधिकार में ही आता है, समता या समानता का अधिकार। लेकिन निःशुल्क सेवा जो आया है ना, ये जोड़ा गया है किस में, तो ये जोड़ा गया नीति निर्देशक साथ में DPSP में जोड़ा गया है। DPSP में निःशुल्क सेवा जोड़ा गया है, निःशुल्क विधि सहायता। अगर बात करते हैं निःशुल्क विधि सहायता जोड़ा गया 39 के क में, 39 के क में जोड़ा गया है निःशुल्क विधि सहायता। तो ये तो DPSP का पार्ट हो गया। और पूछा है मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो यही मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व है। बाद बाकी 3 का बात करिएगा तो तीनों क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। संवैधानिक 32 हो गया, सभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के फर्स्ट हुआ और समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक हुआ। 14 से 18 तक हुआ समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल के लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या कितना है, तो केरल की लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या 1084 है। बोला 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है, तो कितना है, तो 1084 है। कितना, तो 1084 है। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय जनगणना 2011 का, तो उस समय जो वाक्य दिया गया था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये थीम था। थीम आपसे पूछ लेगा कि बताइए वाक्य क्या दिया गया था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात बात करिएगा तो कहाँ था, केरल। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल हो गया। अगर सबसे कम बोलेगा तो सबसे कम लिंगानुपात का अगर बात करेगा, सबसे कम लिंगानुपात का अगर बात करेगा, लिंगानुपात तो सबसे कम होता है हरियाणा में था। कहाँ था, तो हरियाणा में सबसे कम था। अगर शिक्षा के मामले में भी कहिएगा तो शिक्षा के मामले में अगर बात करते केरल का, तो शिक्षा के मामले में शिक्षा के 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ऊपर कौन था, तो केरल था। कौन था, तो केरल। इसका साक्षरता दर कितना था, तो 93.91% था। अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा दर केरल हो गया था। अगर देश में पूछेगा कि बताइए ओवरऑल देश में कितना साक्षरता दर था, देश में ओवरऑल कितना साक्षरता था, तो देश में साक्षरता जो देखने को मिला था, वो साक्षरता देखने को मिला था 74%, 74.04%। ये भी याद रखेगा। अगर हम बात करते हैं कि पुरुष में, तो इस तरीक़ा से पुरुष और महिला भी पूछ लेता है। तो अगर पुरुष में बोलेगा तो पुरुष में साक्षरता दर देखने को मिला था 82%, 82.14%। और अगर महिला का बात करेगा कि महिला में साक्षरता दर कितना को देखने को मिला था, तो 65.46%। हम आपको बताते हैं कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल की लिंगानुपात है जो 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या 1084 था। अगर बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षा में सबसे ऊपर कौन था राज्य, तो केरल था 93.9% के साथ। अगर देश का साक्षरता बोलेगा तो 74.04%।
62%, पुरुष का बोलेगा तो 82% और महिला को बोलेगा तो 65.46%। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश का बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का था। केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा किसका था? तो लक्षद्वीप का था, उसका भी था 91%। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा तो केंद्र शासित प्रदेश में था लक्षद्वीप। कौन सा था? तो लक्षद्वीप का 91%। कितना था? तो 91.85% कह सकते हैं, 91.85% था। अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था बिहार। कौन था? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर था। और अगर परसेंट का बात करेगा तो इसका था 61.80%। तो बिहार का था 61.80%। अगर हम बात करते ओवरऑल तो देखिएगा, ओवरऑल में हम क्या बताएं कि केरल का कितना था? तो ये केरल का हमको बताएं आपको कि 93.91% हो गया। अगर हम बात करते हैं कि देश का कितना है, कंट्री का अगर ओवरऑल पूछेगा तो 74.04% मारिएगा, 4%। अगर मेल का बात करेगा तो मेल का 82.14% मारिएगा। अगर फीमेल का बात करेगा तो फीमेल का हो गया 65.46% हो गया। अगर हम उसी तरीक़े से अगर हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरेटरी का अगर बात करेगा, यूनियन टेरेटरी का अगर बात करेगा, केंद्र शासित प्रदेश तो कौन था? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का 91.85% था। अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम जन साक्षरता दर वाला राज्य कौन था, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था जो बिहार था। कौन था? तो बिहार था। इसका था 61.80%, 61.80% था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूजन। द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन बम। कौन होता है? तो हाइड्रोजन बम। आपको हम बता देते हैं, चाहे तो हाइड्रोजन बम हो या परमाणु बम हो, परमाणु बम हो, दोनों होता है जो अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित होता है। लेकिन हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। लेकिन परमाणु बम होता है जो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। आपसे पूछेगा कि बताइए परमाणु बम क्या है? तो अनियंत्रित है। चाहे तो परमाणु बम हो या हाइड्रोजन बम अनियंत्रित है, लेकिन हाइड्रोजन बम पर नाभिकीय संलयन पर काम करता है और परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बम। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कौन होता है? तो हाइड्रोजन बम होता है। अगले प्रश्न, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वांशीगठन डीसी में स्थित है। आपको हम बताते हैं कि वांशीगठन डीसी हम पीछे भी हम बताए थे, वांशीगठन डीसी आईएमएफ का है। किसका? तो आईएमएफ। और साथ में अगर बोल देगा तो वर्ल्ड बैंक का भी कहाँ है? तो वांशीगठन डीसी में ही है। अगर दोनों का गठन का बात करेगा तो दोनों का गठन हुआ था 1944 में, ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में हुआ था। किसमें हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में हुआ था। पूछेगा कि कौन सा सम्मेलन है? तो ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में हुआ था। अगर आईएमएफ का मेंबर का बात करिएगा तो 190 हो गया, और अगर वर्ल्ड बैंक का मेंबर का बात करिएगा तो 189 होगा। हेडक्वार्टर दोनों का वांशीगठन डीसी में है, वांशीगठन डीसी में। अगर इसी में हम बात करते हैं आईएलओ का, इसका स्थापना हुआ था 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर का अगर बात करेगा तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ? तो जिनेवा में हो गया। कहाँ? तो जिनेवा में। अगर बात करिएगा जिनेवा में और किसका किसका है, तो आपको पता होगा कि WHO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है, फिर WTO का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड, WHO का गठन बात करिएगा तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वांशीगठन डीसी में स्थित है। इसका कब है? तो अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ का कहाँ है? तो वांशीगठन डीसी में है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि बताइए कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे कौन कौन से रंग थे। तो बोला है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन सा रंग थे। तो लाल, हरा और पीला था, लाल, हरा और पीला था। अगर हम बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन, तो पता है कि बंगाल विभाजन का ऐलान जो हुआ था वो हुआ था 1905 में। घोषणा हुआ था 19 जनवरी
19 जनवरी 1905 को हुआ था। लेकिन ये बता पूर्ण रूप से विभाजन जो हो गया था, विभाजन पूर्ण रूप से वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण विभाजन की घोषणा हुआ। ऐलान हुआ था 19 जनवरी 1905 को। और कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था? तो कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और इसी में आया था स्वदेशी आंदोलन। इसी में बोला है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे कौन था? तो लाल, हरा और पीला था। लाल, हरा और पीला था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में बोला है कि कौन सी पुस्तक है जो अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है। अगर अमर्त्य सेन का बात करते हैं तो अमर्त्य सेन के द्वारा पॉवर्टी एंड फेमिन्स लिखा गया था। बोलता है कि ऑन इकोनॉमिक इनक्वलिटी भी लिखा गया था, कि ऑन इकोनॉमिक इनक्वलिटी। फिर बात करता है रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, ये भी लिखा गया था। रिसोर्सेज वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट लिखा गया था, लेकिन पॉवर्टी ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया था। ये इनका बुक नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोला है अमर्त्य सेन का पॉवर्टी एंड डेमिन्स हो गया, ऑन इकोनॉमिक इनक्वलिटी हो गया, और रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट हो गया। अगर अमर्त्य सेन का बात करते हैं तो अमर्त्य सेन का जो अर्थशास्त्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, 1998 में मिला था। कब मिला था? तो 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, बोला है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिपलादिकारम किसकी कृति है? बोला प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिपलादिकारम किसकी कृति है? तो ये पड़ता है इलंगो अडिगल का। किसका? तो इलंगो अडिगल का। अगले प्रश्न चलता है। इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि ये बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का रूप में जाना जाता है। देखिए, पूछ लिया था ना, पिछले बार पूछा था कि जीडीपी का सबसे अच्छा स्रोत, मतलब जीडीपी सबसे ज़्यादा कहाँ उठता है? तो तृतीय क्षेत्र से उठता है। लेकिन अब प्रश्न में पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को ही जाना जाता है। सेवा क्षेत्र में किसको जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र में जाना जाता है। प्राथमिक को कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सब हो गया प्राथमिक। और द्वितीय में होता है उद्योगों के द्वारा जितना भी कार्य होता है वो होता है द्वितीयक। क्या होता है? तो द्वितीयक। तो सेवा क्षेत्र हो गया जो तृतीय श्रेणी में आता है। चलते हैं हम अगला प्रश्न पे। इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी से आपको पता है कि विटामिन सी से होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। अगर विटामिन सी का बात करते हैं तो विटामिन सी है जो घाव भरने में काम आता है। घाव भरने का काम कौन करता है? तो विटामिन सी करता है। ये बताइए, दूध में नहीं पाया जाता है कौन? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो आंवला में पाया जाता है। आंवला में पाया जाता है। अगर विटामिन सी का बात करिएगा तो जल में घुलनशील होता है। बी और सी पूछेगा तो जल में घुलनशील होता है। फिर पूछेगा बताइए कौन सा है जो जल वसा में घुलनशील है? तो अगर वसा में पूछ देगा, वसा में कौन सा घुलनशील है, तो अगर वसा में पूछेगा कि वसा में कौन सा घुलनशील है, वसा में बोलेगा तो वसा में याद रखेगा ए, डी, ई और के। ये होता है जो वसा में घुलनशील होता है। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होता है। अगर बेरी का बात करेगा तो B1 से होता है बेरी। B1 से क्या होता है? बेरी। विटामिन सी से हम बताएं कि घाव भरने का काम करता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आंवला में सबसे ज़्यादा होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? बी और सी। और वसा में घुलनशील होता है ए और ए, डी, ई के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में बोला कि इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट को सर्वाधिक भंडार मौजूद है? तो अगर हेमेटाइट का बात करिएगा तो हेमेटाइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ? तो उड़ीसा में पाया जाता है। तो बोला किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है? तो कहाँ है? तो उड़ीसा में सर्वाधिक भंडार है। किसका? तो हेमेटाइट का। चलते हम अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रसायन तत्व की आवश्यकता होती है? इस्पात को कठोरीकृत बनाने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है। किसका? तो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। मैग्नीज को इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए। अगर हम बात करते हैं क्रोमियम का, तो जो रिम देखे होंगे कि जो चमकता है ना, तो ये क्रोमियम का भी लेप किया हो रहा था रिम में।
रिम में जो लेप किया रहता है, रिम में जो चमक आता है वो क्रोमियम से ही लेप किया रहता है। किसे? तो क्रोमियम से। तो ये बताइए इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रसायन का उपयोग करेंगे? तो मैग्नीज का उपयोग करेंगे। किसका? तो मैग्नीज का उपयोग करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगले प्रश्न में बोला कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन जिसको हम बोलते हैं टिस्को, इसका निगमन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। अगर 1915 का बात करिएगा तो हम बताएं कि 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे कौन? महात्मा गांधी। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसी में तो 1948 का, तो स्वतंत्रता मतलब देश आज़ाद होने के बाद उद्योग नीति जो आया था, उद्योग का आया था 1948 में आया था। उद्योग नीति आज़ादी के बाद उद्योग नीति कब आया था? तो 1948 में आया था। अगर मुस्लिम का बोलते कि मुस्लिम का स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम का स्थापना हुआ था कब? तो 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ? तो ढाका में हुआ था। फिर 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे कौन? महात्मा गांधी। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 9 जनवरी को। इसका राइट आंसर है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की निगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ टाइगर ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। बोलेगा बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर शहीद हुए थे किसमें? तो 1716 में खालसा सेना सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुआ था? तो 1716 में शहीद हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि सतत विकास की अवधारणा में इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो सतत विकास की अवधारणा को इनमें से ब्रेंट लैंड रिपोर्ट में लाया गया था। ब्रेंट लैंड रिपोर्ट में लाया गया था। बोला है कि बताइए कि सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो ब्रेंट लैंड रिपोर्ट द्वारा लाया गया था। ब्रेंट लैंड रिपोर्ट के द्वारा लाया गया था। अगर हम इसी में बात करते हैं कि रियो घोषणा, तो इसी को हम बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं किसको? रियो घोषणा को। और ये हुआ था 14 जून 1992 को। 14 जून 1992 को हुआ था। 14 जून 1992 को हुआ था। 1992 को हुआ था। कौन सा? रियो घोषणा, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं इसको। ये 14 जून 1992 को ब्राजील में हुआ था और रियो डी जनेरियो में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। रियो डी जनेरियो। तो रियो घोषणा जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से है, कब हुआ था? तो 14 जून 1992 को हुआ था। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेंट लैंड रिपोर्ट के अनुसार। ब्रेंट लैंड रिपोर्ट। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि उर्वरक के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK, देखे होंगे कि उर्वरक जो आता है बड़ा वाला उसमें NPK लिखा हुआ रहता है। NPK जो उर्वरक पड़ता है, जो NPK उसमें होता है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। दोस्तों यहाँ सेशन आपका इस शिफ्ट का समाप्त होता है। यही क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन तक था। क्वेश्चन नंबर 81। इसके आगे रीजनिंग है। आपको बता देते हैं कि ये सेशन अगर बहुत बेहतरीन बनाया जा रहा है आपको लिए, क्योंकि बेसिक से अगर तैयारी अगर नया कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट अगर NTPC का तैयारी कर रहे हैं तो ओरिजिनल पेपर से ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसका एनालिसिस भी देख रहे हैं। और अगर इसका PDF अगर लेना चाहते हैं कि PDF से पढ़ना चाहते हैं तो इसका PDF है जो NPS स्टडी का ही एक टेलीग्राम चलता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक
के माध्यम से आप टेलीग्राम पर जाइए और जो लेक्चर आएगा उसका PDF दे दिया जाएगा। इस सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दें। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।